Hello everyone, welcome to Science Snap. So for today's topic, we are going to discuss about the chapter of heredity, discussed in chapter number 9 probably for your NCERT book. For the revision session that we have started for all recommended for class 10th board, this session will continue with maximum time limit of 30 minutes for each video, covering up whole chapter as a brief. So for today, let's discuss about the chapter heredity. For full chapter, I have uploaded a video on my channel. You may go to the playlist and just check this out. That will be in class 10th. Class 10th all NCERT. Class 10th biology it is presented. Kindly check this out. So डिस्कसिंग विद द चैप्टर दैट व्हाट डज हेरिडिटी मीन। देखो पूरी कहानी का और सारांश देखा जाए तो किस तरह पढ़ते हैं चैप्टर को, वो चीज आप इस चैप्टर को समझने के लिए पिन पॉइंट खोजो। पिन पॉइंट में क्या है? जीन और अलील, पहला पॉइंट, जो कि आपका एनसीईआरटी मेंशन केवल इस चीज को करता है, इसका मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है। फिर वापस आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेंडल लॉज। बहुत सारे टॉपिक आपके पास बुक से ये कट आउट कर चुका है, तो उसके बाद से चीजें बहुत कम ही पढ़नी, लिमिटेड पढ़नी है। तो मेंडल लॉज में कौन से 3 से लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 पार्ट। उसके अलावा फिर आपको मिलता है इसी के पार्ट को रेलेवेंस करते हुए मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इतना कुछ जानने के बाद एक लास्ट पार्ट बचता है पनेट स्क्वायर और लास्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। बस इतना खास चीज है, लेकिन जानने का चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये चीज मेंडल लॉज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ हर बार का है। आप चेक कर लेना पीवाईक्यूज में, आपको पक्का है कि उस सवाल इससे कुछ ना कुछ मिल ही जाना है, चाहे डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछे या तो उसका रेफरेंस लेके पॉइंट पिन अप करे, लेकिन पूछेगा। तो इस तीनों लॉ को याद रखना जरूरी है। लॉज को मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आप चेक कर लेना, लेकिन उसको एकदम टू द वर्ड टू द पॉइंट याद करना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस का इसका चर्चा सब कुछ मिलता है। देखो इस चैप्टर को बिगिन करते हैं कैसे कि आपको जानना चाहिए क्या, वो है जीन और अलील। जीन बेसिकली है क्या? फंडामेंटल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मतलब क्या कि जीन ही है वो ऐसा यूनिट जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अगर कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है तो वो कौन काम करेगा? जीन। तो जीन इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। उसको स्टार्ट करने से ये लाइन जो मेंशन कर रहे हो, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसके जगह पे आप यूज कर सकते हो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन का डिफाइन करने का एक लाइन होता है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ कैरेक्टर एंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज नोन एज जीन। ठीक है, तो ये चीज, तो जीन का कहानी खत्म हो चुका। अब इस जीन के बारे में देखा जाए तो जीन किसी कैरेक्टर को कोड डिनोट कर रहा है या कोड कर रहा है, तो क्या कर रहा है? देखो मेंडल ने अपनी कहानी किस तरह से की, तो ये पी प्लांट। मेंडल ने जीन वर्ड का मेंशन किया ही नहीं कभी भी, उन्होंने यूज किया एक वर्ड दैट इज, उसको कहा फैक्टर्स। तो क्या बोला? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ही वो चीज है, एक कोई खास फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट कर रहा है और जो कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन पे है उसको नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर कर रहा है, बस ये चीज। तो जीन बेसिकली क्या हुआ, आपको डिफाइन कर दिया हूं। अब उसका किस पे? पी प्लांट पे काम किया। तो इसमें खास चीज क्या हुआ, एक कैरेक्टर को ले लिया, क्या? टॉलनेस। ठीक है, टॉलनेस की बात करें तो टॉलनेस में कौन सा जीन है? दो, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये दोनों की कहानी, यही दोनों है जो चीज जो डिफाइन कर रहा है कि तुम्हारा ये प्लांट टॉल होगा या फिर वो स्मॉल हो, ड्वार्फ होगा। तो उसी का ये क्या चीज है? एक जीन। तो यहां से क्या मिल गया? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। ये वर्ड हो गया हमारे पास याद। तो बेसिकली ये दोनों क्या हुए? अलील। और इंडिविजुअली ये हो गया जीन, ये हो गया जीन। इंडिविजुअली जीन
और वही चीज का अल्टरनेट फॉर्म्स अलील हो गया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मेंडल की कहानी हुई कि मेंडल लॉज क्या हुए हैं। तो मेंडल लॉज में मेंडल ने काम किया किस पे? पी प्लांट, पाइसम सटाइवम। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, फिर बात करते हैं क्या, मेंडल ने काम किया पी प्लांट पे। उसके अलावा खास क्या कि उन्होंने पी प्लांट पे काम करके कितना खास 3 कैरेक्टर का मेंशन किया जो कि आपके एनसीईआरटी फिलहाल क्लास 10th के लिए काम का है। 3 कैरेक्टर कौन सा? देखो, टॉलनेस, पॉड शेप, सॉरी हाँ पॉड शेप और पॉड कलर। ठीक है, तो ये 3 पे डिफाइन कर दिया कि पूरी कैरेक्टर मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मेंडल लॉ की कहानी अब सुनते आगे बढ़ते हैं क्या। तो इसमें मेंडल ने 3 लॉ दिया। फर्स्ट कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला 2 लॉ को डिफाइन करने के लिए आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल करके डिफाइन कर लोगे। ठीक है, दूसरी इसके लिए आप क्या कर सकते हो? डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या कर सकते हैं? इसी से डायहाइब्रिड क्रॉस से ही डिफाइन होता है या इसके फर्दर मोर ट्राइहाइब्रिड से। तो यहां पे ये चीज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली है क्या? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने के चाहा, मोनो मतलब क्या? सिंगल। हाइब्रिड का मतलब क्या? पेरेंटल जनरेशन से हमारा 2 पेरेंटल जनरेशन मतलब कि 2 पेरेंट है, मेल और फीमेल, मतलब मदर और फादर की तरह। ये पेरेंट जनरेशन से अगर कोई ऑफस्प्रिंग तैयार होता है दैट इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड करा दिया ये चीज। तो F1 जनरेशन से डिनोट करते हैं, F जनरेशन से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं F मतलब फिलियल। तो ये तो मोनो हो गया कंप्लीट एक, हाइब्रिड एक। हाइब्रिड में क्या कर रहा है? एक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहा है। और क्रॉस उसी एक कैरेक्टर को कंसीडर करके अगर आप उसका क्रॉसिंग करवा रहे हो तो कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंसेप्ट। डायहाइब्रिड क्रॉस कहने का चाहा क्या कि 2 कैरेक्टर, डाई मतलब 2, हाइब्रिड मतलब क्या? एक प्रोजेनी तैयार करना है। प्रोजेनी तैयार करने के लिए आप कौन सा क्रॉस कर रहे हो? उसका क्रॉस कर रहे हो, मतलब कि 2 कैरेक्टर का इस्तेमाल करके आप क्रॉस करवा रहे हो, तो डायहाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल देखिए इसका, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड येलो सॉरी और रिंकल्ड, ये वाला पार्ट ये हो गया क्या? राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, ये तरह से। इसका और भी फॉर्म्स है, एंड मोर, ये भी है, अलग अलग किस्म है, लेकिन ये खास चीज है, ये डोमिनेंट फॉर्म है, तो इसलिए इसका वर्ड मेंशन कर दिया हूं। ठीक है, राउंड येलो, ले भाई आप इसको डिनोट ही ना करो, बेटर है आप ऐसे देख लो, बस राउंड येलो ये चीज। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या चीज इस्तेमाल कर रही है? एक कैरेक्टर, कौन सा? राउंड मतलब क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर। और एक हो गया कौन सा? येलो, या तो येलो या तो ग्रीन, तो कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई। डन है ये चीज। अब उसी हिसाब से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो क्या हो गया? कैपिटल टी या स्मॉल टी। डिनोट क्या किया इसको? टॉलनेस और ड्वार्फनेस। तो बस यही कहानी है पूरी कहानी समझने के लिए। अब बात होती है क्या कि इसमें तीनों लॉ को डिफाइन करें एक बार। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे डिफाइन करते हैं? इन F1 हाइब्रिड या F1 प्रोजेनी ड्यूरिंग हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब वर्ड को पकड़ना, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नहीं। अगर आप तैयार करते हो कैपिटल टी मल्टीप्लाई ये क्रॉस किया किसके साथ? स्मॉल टी के साथ, गैमेट तैयार हो गया क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों फ्यूज किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा कौन सा? F1 जनरेशन। ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन। वर्ड को ध्यान पकड़ के आप ऐसे एग्जाम में लिखना, तो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, नंबर कभी नहीं कटने वाला ये चीज, अगर आप मेंशन करते हो इतना। तो F जनरेशन हो गया। F जनरेशन में इसका गैमेट बना दे, कौन सा? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इसको वापस सेल्फिंग करवा दें, हटाओ इसको सेल्फिंग करवाते हैं हम, सेल्फिंग, तो हमारा क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिल गया कैपिटल टी, ये मिल गया क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या मिल गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या मिल गया? स्मॉल टी। तो इन F1 हाइब्रिड या फिर इन F प्रोजेनी, फीलियल प्रोजेनी, F2 हाइब्रिड हो गया ये चीज, F2 जनरेशन, टू अ प्रोजेनी ब्रैकेट में हाइब्रिड
इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस क्या, ये चीज, ये हेट्रोजाइगस अलग अलग फॉर्म है, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, होमो मतलब सेम सेम, ये हेट्रोजाइगस अलग अलग। तो टू अ हाइब्रिड और प्रोजेनी in heterozygous condition the dominant form of character will mask the recessive form of character। मतलब क्या, ये जो डोमिनेंट टी है वो रिसेसिव वाले को मास्क कर जाता है और क्या शो करता है कि टॉलनेस। तो ये चीज इसको कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कंप्लीट हो गया। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, वो बोलता है क्या कि टू अ हाइब्रिड सॉरी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इस दोनों चीज के लिए एक वर्ड याद रखना, गैमेट फॉर्मेशन। स्टार्टिंग करते हैं पिनअप पॉइंट बोल रहा हूं मैं, देखो पिनअप पॉइंट करना ज्यादा बढ़िया है। मोनो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए पिनअप पॉइंट कौन सा हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन और प्रोजेनी, ये हाइब्रिड फॉर्म, हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस दो वर्ड को मेंशन करना होता है। और तीसरा पॉइंट होता है क्या, मास्किंग। ठीक है, इसके लिए क्या बोलता है क्या कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दम पहला पिनअप पॉइंट है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच जीन फॉर अ एलील सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। बस ये चीज। तो क्या बोलता है क्या इसमें, अब देखो क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये गैमेट बना रहा है मियोसिस के प्रोसेस से, तो क्या इंडिपेंडेंट है, अकेला अकेला जा सकता है किसी में, ये अकेला ये इसमें जा सकता है, अगर दो सेल है एक सेल में इसमें या तो ये घुस सकता है या तो ये घुस सकता है, तो अकेला अकेला हिसाब से वो सेग्रीगेट कर जाएगा। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होना, तो सेग्रीगेट कर गया अलग अलग सेल में, इंडिपेंडेंट। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह दिया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच जीन फॉर अ एलील segregates and assort themselves independently of the other pair। अब समझना कैसे, क्या कहना चाहे इंसान, इसके लिए क्या बोला, डायहाइब्रिड कैरेक्टर है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस करवाया कैपिटल आर, सेल्फिंग करवा रहे सॉरी ये चीज, तो क्या हो रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो क्या बोलता है, ड्यूरिंग ईच गैमेट या ईच कैरेक्टर segregates independently and assort themselves independently। आपस को सेग्रीगेट करेगा, पहला चीज सेग्रीगेट कर लिया, ये भी सेग्रीगेट कर लिया, और क्या करेगा, दोनों को अपने हिसाब से असॉर्ट करेगा। तो क्या बोला, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, तो इसके साथ भी चला गया, ये इसके साथ भी चला गया, दो गैमेट प्रोड्यूस हो गया। इसी को बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट तरीके से खुद को असॉर्ट कर लेगा, असॉर्ट मतलब जोड़ लेता है खुद को। तो ये चीज, तो तीनों लॉ डिस्कस हो गया। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, इसका रेशियो याद रखना होता है खास। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए आप बहुत लंबा चार्ट बनता है वो चीज, उसके मतलब इसी को आपस में पॉइंट स्क्वायर बना लेना और चेक कर लेना। फिर वापस बनता है क्या कि कौन सा, हाँ रेशियो। तो रेशियो मोनोहाइब्रिड का रेशियो, मोनोहाइब्रिड के लिए रेशियो एकदम याद रखना इस चीज का, इसका रेशियो याद। देखो मैं एक चीज बोलता हूं, क्या बताऊंगा, फिनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो उसका हो गया 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। जीनोटाइपिक क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, सॉरी 1:2:1, ये कहानी जीनोटाइपिक रेशियो हो गया हमारा। इसका रेशियो आसान होता है याद करना, ठीक है। जबकि अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, कौन सा, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करें, डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करें, तो इसकी रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, अच्छा थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, नाइन 9:3:3:1। ये रेशियो तो आपको याद रहेगा, ये इजी होता है, लेकिन इसके बाद जो बोलने वाला उसको देखो।
मैं बोला क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो क्या बोला, 9:3:3:1, 9:3:3:1, याद रहेगा, डन है। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या बोला, देख 12:24:12:12:1, बंद कर, आंख बंद, माइंड को एकदम शांत रखना, बोला 12:24:12:12:1। अब आपको जीनोटाइपिक रेशियो याद रहेगा, हमेशा के लिए जीनोटाइपिक रेशियो याद रहा, आई गारंटी इट, बस एक बार जैसे बोला उसको तो माइंड पे याद कर लेना, 12:24:12:12:1, सबके बीच में रेशियो साइन लगा दे, कहानी खत्म। ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो, बस इतना ही कुछ जानना था। लास्ट में एक पार्ट बचता, कौन सा, ये क्या नाम था उसका, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर ले हम, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है, उसमें क्या करता है कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होते हैं, जो हम लोग फीमेल को रिस्पॉन्सिबल करते हैं उसके जगह पे मेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो चीज आती है, कैसे वो देखते हैं। मेल के लिए मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ये फीमेल, ये मेल, तो क्या हुआ, इसका एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, इसका क्रोमोसोम्स कौन से, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, इसका 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, डन है, इतना जानना था। अब क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे 22 प्लस एक्स आएगा, 22 प्लस वाई आएगा, डन है, म्यूसिस पढ़ लेना, वो क्लास 9 का टॉपिक है, 22 प्लस एक्स और ये 22 प्लस एक्स, ये चीज। अब वापस फिर से असॉर्ट कर दो सबको, ये चीज 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स एक्स, सॉरी 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, फिर वापस इसको पढ़ो, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, क्या हो गया, 50% फीमेल 50% मेल, तो प्रोबेबिलिटी एकदम पूरा टक्कर का है, 1:1 का रेशियो, बात खत्म। ये सेक्स डिटरमिनेशन की बात करता है, बस इतना ही जानना होता है। इसमें अलग अलग क्रोमोसोमल एब्रेविएशंस हैं, वो सब एब्रेविएशन आप लोगों को नहीं पढ़ना है, या क्रोमोसोम बीमारी जो कहते हैं वो आप लोगों को नहीं पढ़ना, क्लास 10 11 12 तक पढ़ना होता है। तो उसमें होता है कि तुम्हारा इसी में से एक पार्ट, एक सेगमेंट हट जाता है, मतलब कि एक क्रोमोसोम हट गया, या फिर एक का एडिशन एक्स्ट्रा हो गया, 22 पेयर प्लस एक्स एक्स एक्स, 22 पेयर प्लस एक्स एक्स वाई, 22 पेयर प्लस एक्स ओ, टर्नर सिंड्रोम, 22 पेयर प्लस ये क्लाइनफिल्टर एक्स एक्स वाई हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो अलग अलग बीमारियां हैं, वो सब काम का नहीं है, लेकिन इतना कहानी में इस पार्ट से पूरी चैप्टर का आपका साफ सफाया है। और इस तरह से आप किसी भी चैप्टर को डील करने के लिए इस रिवीजन सेशन को जरूर आप सब्सक्राइब करो और उसके प्लेलिस्ट पे रेगुलर बनाया हो, ताकि आप मैक्सिमम वीडियो आप तक पहुंच सके। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेहिचक आप कमेंट करो, मैं उस चीज को सॉर्ट करूंगा। और मैं कोशिश और करूंगा कि कम से कम टाइम के अंदर में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आप सेशन इस पे बने रहना। थैंक यू। और जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सको करो, दोस्तों तक शेयर करो ताकि मैक्सिमम रीच मिले। थैंक यू।